सो वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना करंट अफेयर्स की कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर करंट अफेयर सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर बात करेंगे, मीटिंग एंड समिट्स के न्यूज आपको देखने को मिलेंगे, नेशनल स्टेट अफेयर्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, डिफेंस अफेयर्स एंड कुछ मिसलिनियस न्यूज भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड क्या कह रहा है पहला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। पहला न्यूज कह रहा है कि विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। ठीक है, अगर मैं इंडियन सुपर लीग की बात करूं, अगर इंडियन इंडियन सुपर लीग की बात करूं, या मैं इसे आईएसएल भी कह सकता हूं, इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था, है ना, इसे स्टैब्लिश किया गया था कब भैया? 2013 के अंदर, 2013 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 2013 के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। बट याद रहे, इसका जो इनॉग्रल मैच हुआ था वो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 के अंदर। ये क्या है? तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। जिस तरीके का आईपीएल होता है ना, उसी तरीके का आपको क्या देखने को मिलेगा? आईएसएल देखने को मिलेगा, यानी कि इंडियन सुपर लीग देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एडिशन की, तो लेटेस्ट एडिशन में आपको 13 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। 13 टीम्स पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी। मोस्ट टाइटल्स किसके पास है? तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स इंडियन सुपर लीग का एटीके के पास है। इनके पास 3 टाइटल्स। कितने हैं? 3 टाइटल्स। इस बार जो एडिशन हुआ है 2024-25 में, है ना, वो किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। मोहन बगान ने जीता है। याद रहे, ये मोहन मोहन बगान का सेकंड टाइटल होने वाला है। मोहन बगान का ये सेकंड टाइटल होने वाला है। मोहन बगान ने किसको हराया है? तो मोहन बगान ने डिफीट किया है किसको? बेंगलुरु एफसी को। किसको डिफीट किया है? बेंगलुरु एफसी को डिफीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला एडिशन 2014 में। स्टैब्लिश कब हो रहा है? 2013 में। एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, 13 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स 80 के 3 टाइटल। एंड मोहन बगान के पास 2 टाइटल है। इस बार वाला एडिशन किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। किसको हराया है? तो यहाँ पे बेंगलुरु एफसी को हराया है। ठीक है, किसको हराया है? बेंगलुरु एफसी को हराया है। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट गोल्स किसने स्कोर किए हैं, तो मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए गए हैं सुनील छेत्री के द्वारा। किसने गोल्स? सुनील छेत्री, है ना। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्स किसने स्कोर किए हैं? सुनील छेत्री। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, मोहन बगान एफसी ने इस बार का इंडियन सुपर लीग 2024-25 का टाइटल जीत लिया है। ये इनका दूसरा टाइटल होने वाला है। किसको हराया है? तो बेंगलुरु एफसी को हराया है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। 2035 वाला जो एडिशन होगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, इसे कौन होस्ट करने वाला है? तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप भैया, तो होस्ट कौन करने वाला है? तो देखिए, कंडक्ट कौन करेगा? फीफा कंडक्ट करेगा। ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को कंडक्ट कौन करने वाला है? फीफा कंडक्ट करने वाला है। इसे स्टैब्लिश किया गया था भैया फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को 1991 में। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया? 1991 में। करंटली बात करूं तो करंटली यहाँ पे 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। कितनी? 32 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, 32 टीम्स वुमेन्स वर्ल्ड कप में 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हुई आएगी। लास्ट एडिशन जो हुआ था इसका, जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था वो कहा, लास्ट एडिशन हुआ था वो किसने जीता था? याद रखना, लास्ट एडिशन जीता था स्पेन ने। स्पेन ने जीता था। कब? 2023 के अंदर। और इनका ये पहला टाइटल होने वाला है। ये इनका पहला टाइटल था। मोस्ट टाइटल्स किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को किसने जीता है? तो यूएसए ने जीता है। कितनी बार? 4 बार जीता है। कितनी बार? यूएसए के पास इसके 4 टाइटल्स हैं। अब देखो, ये हर 4 साल में होता है ना, एवरी 4 इयर्स में होता है। एवरी 4 इयर्स में होता है, यानी कि 2023 में हुआ, इसके बाद 2027 में होगा, इसके बाद 2031 में होगा,
और उसके बाद 2035 में होगा, है ना। तो हर 4 साल में आपको फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो देखने को मिलेगा। 2023 में हुआ जिसमें स्पेन ने अपना पहला टाइटल जीता, ठीक है। इसके बाद होगा भैया 2027 में, ये कहाँ पे होगा, ब्राजील के अंदर। कहाँ पे होगा भैया, 2027 में ये ब्राजील के अंदर होगा, ब्राजील के अंदर होगा, ठीक है, ब्राजील के अंदर। 2031 में कहाँ होगा, 2035 में भैया ये यूके के अंदर होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, यूके के अंदर, ठीक है। 2035 में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है, यूके के अंदर होने वाला है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से एडिशन से 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। तो याद रखना 2031 वाले एडिशन से 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और ये कंडक्ट होने वाला है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से समझना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंट्री सेट टू होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। 2035 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। तो एग्जाम कौन कंडक्ट करा रही है, फीफा, सॉरी एग्जाम कह रहा हूं मैं, कंपटीशन कौन कंडक्ट करा रही है, फीफा। ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप स्टैब्लिश कब हुआ, 1991 में। करंटली 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। इसका आखिरी एडिशन कौन जीता था, स्पेन जीता था। स्पेन का ये पहला टाइटल था। मोस्ट टाइटल यूएसए के पास है, 4 टाइटल याद रखना। 2023 हो गया, 2027 में अगला एडिशन होगा ब्राजील के अंदर, 2031 के अंदर उसके बाद एडिशन होगा यूएसए के अंदर जहां पे 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। एंड 2035 में ये कंडक्ट होने वाला है यूके के अंदर। तो यूके होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2035, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2035 यूके इसे होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये स्पेन स्पेन ने जो जीता था अपना पहला टाइटल, ये इसका इमेज आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज विच रिटायर्ड क्रिकेटर इज सेट टू गेट अ नाइटहुड फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट। किस सेवानिवृत्त क्रिकेटर को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी। देखो, नाइटहुड का अवार्ड जो है वो दिया जाने वाला है। ये नाइटहुड का अवार्ड उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, है ना, जिनका नाम क्या होने वाला है, जिमी एंडरसन। क्या नाम है, इन्हें प्यार से जिमी एंडरसन कहा जाता है, ठीक है, जिमी एंडरसन कहा जाता है, ठीक है। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। राइट हैंड फास्ट बॉलर है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है, याद रखना, राइट हैंड, राइट हैंड फास्ट बॉलर होने वाले हैं। एंड जितने भी फास्ट बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें सबसे ज्यादा विकेट इनके नाम पे ही है, उनमें सबसे ज्यादा विकेट इनके नाम पे ही आपको देखने को मिलेगा। टोटल 704 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। टोटल कितने साल क्रिकेट खेला है इन्होंने, टोटल 21 साल इन्होंने क्रिकेट खेला है, ठीक है। इंग्लैंड टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है टोटल 21 साल। और इन्हों को क्या मिलने वाला है, नाइटहुड की उपाधि मिलने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है मीटिंग्स एंड समिट से रिलेटेड पूछ रहा है, हाल ही में किस शहर में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इन विच सिटी ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट रिसेंटली कंक्लूडेड। कौन सा वो शहर है जहां पे, ठीक है, एक समिट हुआ है। कहां पे, दुबई के अंदर। दुबई के अंदर एक समिट हुआ जहां पे हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, न्याय के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेम को बढ़ावा देने के बारे में। जहां पे हम बात कर रहे हैं शांति को स्थापित करने में। याद रखना यहाँ पे 12 नोबल लॉरियट्स, 12 नोबल पीस लॉरियट्स जो है, पीस लॉरियट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नोबल पीस लॉरियट्स मतलब 12 ऐसे लोग जिनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर आपको 2 ऐसे व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे जिनको नोबल पीस दिया गया है, नोबल पीस प्राइज दिया गया है। एक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, एक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, दूसरी हो जाएंगी मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। अगर मैं बात करूं कैलाश सत्यार्थी साहब की तो इनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया, 2014 के अंदर। कब दिया गया, 2014 के अंदर। और इनको कब दिया गया, 1979 में। तो हो ना हो ये जो 12 नोबेल पीस लॉरियट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर समिट में, जो कि कहां हो रहा है, दुबई के अंदर, इसमें कैलाश सत्यार्थी जी भी शामिल होंगे। तो भारत की तरफ से कौन
यहाँ पे शामिल है तो कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक शिखर सम्मेलन हो रहा है जहां पे न्याय को बढ़ावा मिलेगा, जहां पे प्रेम को बढ़ावा मिलेगा, जहां पे हम लोग शांति की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, है ना, सभी देशों में शांति हो, प्रेम भाव हो, सभी को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, ये बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, दुबई के अंदर। और यहाँ पे 12 नोबेल पीस लॉरियट्स को यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे भारत की तरफ से। कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये कब हो रहा है याद रखना, तो 12 से 13 अप्रैल के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। आपसे एग्जाम में थीम पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या होने वाला है, वन प्लैनेट वन वॉइस। ठीक है, वन प्लैनेट वन वॉइस, वन प्लैनेट वन वॉइस, ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस, ग्लोबल जस्टिस, लव एंड पीस। ठीक है, याद कैसे करोगे सर, इतना लंबा कैसे याद करोगे, तो देखो आपको सिर्फ ये याद रखना है, वन प्लैनेट वन वॉइस, है ना, एक प्लैनेट की एक आवाज। ठीक है, और समिट का नाम क्या है, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस। ठीक है, तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली जो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हुआ था, इसकी थीम क्या थी, तो सिर्फ आप अगर ये याद कर लेते हो तो ये तो भैया क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से, नेशनल स्टेट अफेयर्स की न्यूज है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट सेट्स डैश मंथ डेडलाइन फॉर डिसीजन ऑन बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर्स फॉर प्रेसिडेंट। देखो अभी क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में, है ना, एंड तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में एक डिस्प्यूट जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये डिस्प्यूट किस वजह से है, तो देखा गया कि तमिलनाडु गवर्नर ने 2020 से लेकर 2023 के बीच में 11 बिल्स जो है वो पास किए, 11 बिल्स क्या किए, पास किए। बट बिल्स को एसेंट मिलना जरूरी है, किसका, गवर्नर का। गवर्नर साहब ने क्या किया, इन बिल्स को भैया होल्ड कर दिया, इन बिल्स को होल्ड कर दिया, जिसे हम पॉकेट वेटो के नाम से भी जानते हैं, पॉकेट वेटो के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है गवर्नर को, क्या अधिकार देता है, हमारा आर्टिकल 200 ये अधिकार देता है गवर्नर्स को कि अगर राज्यों से कोई बिल आता है, अगर राज्य से कोई बिल आता है भैया, तो उस बिल को या तो वो सिग्नेचर करके भैया मंजूरी दे सकता है, या तो उस बिल को यहां पे रिजेक्ट किया जा सकता था, या तो उस बिल को भैया, है ना, पॉकेट वेटो कर सकता है, पॉकेट वेटो कर सकता है, या उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और या तो इस बिल को रेफर किया जा सकता है, इस बिल को रेफर किया जा सकता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, अंडर द आर्टिकल 201। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारा संविधान गवर्नर को ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है कि भैया अगर आपके पास कोई बिल आती है तो बिल को या तो आप मंजूरी दे दो, बिल को या तो आप रिजेक्ट कर दो, बिल को होल्ड कर दो बाय यूजिंग योर पॉकेट विटो, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दो, या फिर इस बिल को रेफर कर दो प्रेसिडेंट के पास। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया मेरे 10 बिल थे, है ना, 10 बिल हमने पास किया था, इन बिल्स को हमने गवर्नर के पास भेजा, इन सभी के सभी बिल्स को गवर्नर ने पॉकेट विटो कर दिया, यानी कि होल्ड कर दिया। अब ये भैया कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के पास, कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के भैया डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दो बातें, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बोली। पहली बात इसने बोली भैया, अगर, पहली बात बोली, अगर गवर्नर, अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज रहा है, ठीक है, और रिकंसिडरेशन होके वापस बिल गवर्नर के पास आती है, तो 1 मंथ के अंदर इस बिल को एसेंट देना जरूरी है, एसेंट देना जरूरी है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, दूसरी बात इन्होंने बोला कि अगर हम लोग, अगर गवर्नर बिल को रेफर कर रहा है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, बिल को रेफर कर रहा है प्रेसिडेंट के पास भैया, ठीक है, तो यहां पे प्रेसिडेंट के पास 3 मंथ का
टाइम होने वाला है अपने डिसीजंस लेने में, अपने डिसीजन लेने में। इस केस में पॉकेट वेटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पॉकेट वेटो का इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिसीजन में क्या बोला गया कि अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेज रहा है तो, और बिल रिकंसिडर होके वापस आ जाती है, रेक्टिफाई होके वापस आ जाती है, तो आपके पास 1 मंथ का समय है, आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस के लिए भेज रहा है बिल को, तो यहां पे भी 3 महीने का समय होगा प्रेसिडेंट के पास इस बिल को, है ना, इस बिल से रिलेटेड जो है वो डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे 3 महीने की समय की बात की गई है। ठीक है, 3 महीने की समय की बात की गई है। ठीक है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट सेट्स द लास्ट मंथ डेडलाइन फॉर डिसीजन ऑन बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर्स फॉर प्रेसिडेंट, तो ऐसे बिल्स जिनको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दिया गया उसके लिए 3 महीने का ही समय आपके पास होने वाला है। ठीक है, 3 महीने का समय ही होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात कही गई है कि गवर्नर के पास अगर कोई बिल आता है तो उसे 3 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता है, 3 मंथ से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता है, होल्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आफ्टर डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब, है ना? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसे? B.R. अंबेडकर जी को। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी बर्थ की, अगर मैं इनकी बर्थ की बात करूं तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? माऊ के अंदर। माऊ कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, माऊ कहां है भैया? मध्य प्रदेश के अंदर। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए 14 अप्रैल को हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, है ना, एक सेपरेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इनके नाम से अनाउंस किया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप देखोगे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इतने स्क्वायर किलोमीटर का होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका नाम क्या होने वाला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य इसका नाम होने वाला है। ठीक है, तो रिसेंटली 14 अप्रैल को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 14 अप्रैल को हमने बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, किसका? डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का। ठीक है, और उन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश सरकार एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है इसकी शुरुआत कर रही है, जो कि इस 258.64 स्क्वायर किलोमीटर का होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या होने वाला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। ठीक है, आई अगला न्यूज है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्चेस इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर, है ना, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उड़ीसा में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत कौन कर रहे हैं? JP नड्डा साहब, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे, है ना। ये कौन सी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री को देखने का काम यही। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो बात, हमारे देश के अंदर एक योजना चलती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अगर मैं इस योजना की बात करूं तो इस योजना की शुरुआत कब हो रही है? तो याद रखना इस योजना की शुरुआत हो रही है 22 सितंबर, ठीक है, सॉरी 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना की शुरुआत हो रही है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर भैया, जिसके अंदर 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर मंथ, पर मंथ कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है, कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हो रही है, जहां पे 5 लाख पर फैमिली पर मंथ कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, रिसेंटली एक चेंजेस किया गया था। क्या चेंज किया गया था? कि जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर पीपल हैं, ठीक है, अगर आपके घर में एल्डर पीपल है तो उनको 5 लाख का एडिशनल, 5 लाख एडिशनल जो है वो अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि बुजुर्ग ज्यादा बीमार होते हैं। तो किसी के घर में अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको 10 लाख रुपए मिलने वाला है। ठीक है, पर बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है तो सिर्फ 5 ही लाख मिलेगा।
इसके बाद उड़ीसा के अंदर आपको एक स्कीम देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, जो कि सितंबर में शुरू हुआ था, है ना। गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना, ये कब शुरू हुआ था? सितंबर 2018 को। ये सिमिलर, है ना, ये भी बीपीएल फैमिलीज के लिए था। एक सिमिलर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, एक हेल्थ प्रोडक्ट था, ठीक है, जहां पे आपको कार्ड्स वगैरह मिलते थे। अब इन दोनों योजनाओं को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इंटीग्रेशन हो गया किसके साथ? गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, और इसी को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। बात को समझ के दो स्कीम्स की बात हो रही है। एक 23 सितंबर 2018 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, जहां पे आपको आयुष्मान कार्ड जो है वो अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको आभा कार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, आभा कार्ड्स जिसमें आपके हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसमें वो शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 लाख पर फैमिली पर मंथ कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। कुछ चेंजेस किए गए थे, जहां पे अगर आपके घर पे कोई एल्डर पीपल है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आपको एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है। उड़ीसा के अंदर एक स्कीम की शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 के अंदर, जिसका नाम है गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, और इन दोनों योजनाओं को एक साथ मिलाया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। आइए, डिफेंस अफेयर्स की न्यूज है कि विच कंट्री विल को होस्ट द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है एकमे। कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एक्मे की सह मेजबानी करेगा? देखो ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये क्या है भैया? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो यहाँ पे नेवी पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 11 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11 देश, जिसमें से 10 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और एक भैया भारत होने वाला है, एक इंडिया होने वाला है, ठीक है। इसे होस्ट कौन कर रहा है? इसे होस्ट इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इसे को होस्ट कौन कर रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा है? इसे तंजानिया को होस्ट कर रहा है, तंजानिया कोस्ट कर रहा हो। इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप पार्टिसिपेट हो कर रही है? आईएनएस सुनैना पार्टिसिपेट कर रहा है, सुनैना, आईएनएस सुनैना यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से आईएनएस सुनैना जो है वो पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। कौन से एक्सरसाइज में? तो याद रखना, ये पहला एक्सरसाइज होने वाला है जिसका नाम है एक्मे, जिसमें 10 अफ्रीकन देश हैं और एक भारत है। होस्ट भारत कर रहा है, को होस्ट कौन कर रहा है? तंजानिया। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। को होस्ट कौन कर रहा है? तंजानिया इसे को होस्ट कर रहा है। मोटिव क्या है? मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, ठीक है। मोटिव क्या है? मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इसका मोटिव होने वाला है। मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जो है इसका मेन मोटिव होने वाला है। मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इसका मेन मोटिव हो रहा है। भारत के कौन से इनिशिएटिव के अंदर है भैया? तो भारत की एक इनिशिएटिव है जिसे आप सागर के नाम से जानते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सागर इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था। और भारत की दूसरी इनिशिएटिव है जिसका नाम है महासागर। ये तो लॉन्च हुआ था हाल ही में, मार्च 2025 के अंदर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सागर इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था। और भारत के इन्हीं दो इनिशिएटिव के अंदर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें भारत के साथ साथ, है ना, 10 अफ्रीकन कंट्रीज शामिल है। और भारत के साथ इसे को होस्ट कौन कर रहा है? सह मेजबानी कौन कर रहा है? तंजानिया। आइए, आपसे पूछा है कौन सी देश, हाल ही में किस देश ने BM-04 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? सिंपल सी न्यूज ये भी है, BM-04 जो है इसका अनावरण भारत ने किया है। याद रहे, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, ठीक है। कुछ समय पहले की बात है, हैदराबाद के अंदर इसे एग्जीबिशन में भी रखा गया था, हैदराबाद के अंदर, है ना। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन के लिए भी रखा गया था, ठीक है, एग्जीबिशन के लिए रखा गया था। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये इसे बना चुकी है, ठीक है।
तो यहाँ पे BM-04 which is going to be a short range ballistic missile which was recently developed by DRDO यानी कि Defense Research Development Organization which was recently exhibited in हैदराबाद, है ना, इसे अनवील किया गया है भारत के द्वारा। चलिए कुछ मिसलिनियस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला मिसलिनियस न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, इन्होंने वैसाखी के लिए, वैसाखी कह लो, है ना, या बैसाखी कह लो, बैसाखी कह लो, इसका सेलिब्रेशन कहाँ पे हो रहा है? पंजाब के अंदर। इसके लिए लोगों को भैया बधाई दी है, इसके लिए लोगों को बधाई दी है। पेन चेंज कर लेता हूं। इसके बाद दूसरा क्या है? बहाग बिहू, है ना, इसको बुहाग बिहू कहते हैं, बुहाग बिहू कहते हैं, या इसी को हम रोंगाली बिहू भी कहते हैं, रोंगाली बिहू भी कहते हैं। इसका सेलिब्रेशन कहाँ होता है? असम के अंदर, है ना, और इसका सेलिब्रेशन न्यू ईयर के तौर पे किया जाता है, न्यू ईयर के तौर पे किया जाता है। उसके बाद पहला बैसाख, पहला बैसाख ये बंगाली लोगों का न्यू ईयर होता है ना, बंगाली न्यू ईयर के तौर पे इसे मनाया जाता है, बंगाली न्यू ईयर के तौर पर इसे मनाया जाता है, बंगाली न्यू ईयर के तौर पे इसे मनाया जाता है। उसके बाद विशु फेस्टिवल, है ना, विशु फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कहाँ होता है? विशु फेस्टिवल का सेलिब्रेशन जो है ये केरला के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। इसे मलयालम, मलयालम न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, मलयालम लोगों के न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। बुहाग बिहू मैंने बता दिया, पहला बैसाख बना दिया। मेषाडी, मेषाडी का सेलिब्रेशन भी आप देखोगे, मेषाडी का सेलिब्रेशन भी पंजाब के अंदर होता है मेनली, और भी कुछ स्टेट्स में होता है, ठीक है, पर मेनली पंजाब के अंदर होता है। उसके बाद वैशाखड़ी, वैशाखड़ी का सेलिब्रेशन कहाँ होता है भैया? वैशाखड़ी का सेलिब्रेशन बताओ कहाँ होता है? ठीक है। और उसके बाद पुथंडू पिरप्पू, पुथंडू पिरप्पू का सेलिब्रेशन जो है वो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। पुथंडू परु का सेलिब्रेशन कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन फेस्टिवल्स के लिए लोगों को बधाई दी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इस कथक की लीजेंड डांसर थी जिनका नाम था कुमुदिनी लाखिया, इनकी रिसेंटली देहांत हो रही है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद अंबेडकर जयंती के बारे में हमने डिस्कस किया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। 13 अप्रैल को हम याद करते हैं उनके बलिदानों को जिनकी जान जलियांवाला बाग मैसेकर में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे पहला स्टेज समाप्त हुआ है किसका? आर्चरी वर्ल्ड कप का, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप, आर्चरी वर्ल्ड कप का पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो है वो समाप्त हो चुका है। और ये कहाँ पे हुआ है? याद रखना, वेन्यू कहाँ पे है? फ्लोरिडा के अंदर, फ्लोरिडा यानी कि यूएसए की बात हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे टीम में, है ना, टीम के अंदर ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा जी जो है वो गोल्ड मेडल जीत रही है। मिक्स टीम इवेंट में ऋषभ यादव एंड ज्योति सुरेखा जो है गोल्ड मेडल जीत रही है। इसके बाद हमने देखा कि जो थार डेजर्ट है ना, यहाँ पे लगातार ग्रीनरी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर कल एक ग्रीनरी था तो आज 38 है, यानी कि 38% की वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो साल 1984 को कंपेयर किया गया है 2020 से, जहां पे हमने देखा कि ग्रीनरी में 35% की वृद्धि हुई है। और कहा जा रहा है इसका रीजन क्या है भैया? रीजन है बारिश का होना। तो बारिश की वजह से हमने ये देखा कि जो थार डेजर्ट है, ठीक है, इसके अंदर 38% की ग्रीनरी का वृद्धि देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल ठीक सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।